नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक भीषण बाढ़ आपदा आई हुई है। इस आपदा में सैकड़ों लोग अपने जान गंवा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और जान माल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। साथियों, इस बाढ़ के जो प्रभाव हैं वह भारत पर भी दिखने लगे हैं, क्योंकि जिस नदी में ये बाढ़ आई है वो नदी आगे चल कर के भारत की कोसी नदी में मिलती है। कोसी नदी बिहार में एक तरह से काफ़ी आतंक मचाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। तो अब कोसी नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार के कई ज़िले इसके चपेट में आ सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं का आने का कोई तिथि या समय निर्धारित नहीं होता है, उनके कोई कारण नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इस प्रकार के अचानक बाढ़ आते हैं। साथियों, अभी ये जो बाढ़ आया है इसके शुरुआती कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है, जिनमें से लगातार मानसून की बारिश और दूसरी बड़ी बात है कि जो कृत्रिम झील का निर्माण पहाड़ियों पर हुआ था और वो अचानक जब वहाँ पर जल स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से तटबंध टूट गए और अचानक नीचे की जो घाटियों के जो नीचे बचे शहर थे वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाया है। अब साथियों, इस अचानक बाढ़ के पीछे एक विशेष पैटर्न फॉलो कर रहा है। हालांकि ये बाढ़ इससे पहले इसी नदी पर नेपाल में 2025 में भी आया था और उस समय वैज्ञानिकों ने या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जताया था कि आने वाले समय में कभी भी इस नदी पर एक भीषण बाढ़ आ सकती है। तो उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। और जिस प्रकार से ये बाढ़ अभी नेपाल में आई है, ठीक उसी प्रकार से भारत के कई राज्यों में इस प्रकार की बाढ़ आने की आशंका जताई गई है, क्योंकि वहाँ पर भी कई प्रकार की कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, समाचार पत्रों या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने इस के बारे में ज़रूर वीडियोस देखे होंगे। कई प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है। समाचार पत्रों में लगातार इसको कवरेज दी जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से हो, चीन हो, दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो इसमें राहत और बचाव कार्य में लगातार सहयोग कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी बचाव कार्य जारी है और चीन की तरफ से भी लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, वहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी आपने देखे होंगे कि काफ़ी भयावह तस्वीर हैं और एक अचानक बाढ़ आने से लगातार जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो एक कुछ ही सेकंडों में पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं इनका पता रता नहीं चलता है। इसीलिए जो मरने वालों की संख्या है, लापता लोगों की संख्या है, इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति इसको देख करके आप इसकी रूह कांप जाती है, किस प्रकार से ये मंजर रहा होगा, किस प्रकार से नुकसान हुआ यहाँ के जो लोगों को, तो उसके बारे में देख करके ही आप देख सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। लेकिन कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति इस आपदा को झेल रहे होंगे या जो इसमें आहत होंगे उन पर क्या गुजर रही होगी। इसके अलावा साथ ही उसके बाद जिस प्रकार से बाढ़ गुजर जाने के बाद जो नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसमें लोगों पर क्या बीत रही होगी, इसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल मैं खबर के बारे में बात करें तो नेपाल के और तिब्बत के बॉर्डर में एक स्थान है जहां पर ये अचानक बाढ़ आई है। इसमें लगभग अभी आंकड़ों के बारे में बात करें तो 165 लोगों की मौत हो गई है और नेपाल में 162 और तिब्बत में 3 लोगों की जान चली गई है। साथियों, जबकि 1100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं और बाढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां पर बिजली बनाई जाती थी वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। बाढ़ का पानी इतना ऊंचा था कि 30 फीट तक ऊपर आ गया, यानी कि जो बिल्डिंगें थी बड़ी बड़ी उनके बराबर ये मतलब कि ऊंचाई तक उसकी जो लहरें हैं वो आ रही थी और बहाव में सरकार कई गाड़ियां, घरें, कई प्रकार की चीज़ें बह गई हैं। अब इसके शुरुआती जो अचानक ये बाढ़ आया तो इसमें लगाया जा रहा था अनुमान कि हो सकता है भूकंप की वजह से ये बाढ़ आया होगा। लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चीन की तरफ जो लहंदे नदी है उनमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर गिर गया था, जिसके बाद से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया था और उसके बाद लगातार उसमें नदी जो पानी का स्तर है बढ़ता गया और अचानक इसके तटबंध टूटने से ये बाढ़ आई हुई है। साथियों, अचानक आई बाढ़ में 24 देशों के अन्य नागरिक भी फंसे हुए हैं, जिसमें से कुल 403 लोग लापता हैं। सरकार की तरफ से बात करें तो 341 विदेशी नागरिक और 62 नेपाली शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हैं, लापता हैं, वो भारत के हैं। बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के 133 लोग लापता हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यहाँ पर गए हुए थे और वो तिब्बत से चढ़ाई करते हैं, वहाँ पर ये फंसे हुए थे। और भी अलग अलग देशों के जो लोग हैं, नागरिक हैं, फंसे हुए, इनके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं। साथियों, ये बाढ़ जो आया था आप इस मैप में देख सकते हैं, जो तिब्बत और नेपाल के बीच रसुआ जिला है
यहाँ पर एक लहंदे नदी निकलती है जो आगे जाकर के और भोटे काशी नदी में मिलती है, और भोटे काशी नदी की सहायक नदी जो लहंदे नदी है, यहाँ पर ये बाढ़ आया था। उसके बाद से भोटो काशी नदी जो आगे जाकर के उग्र रूप ले लेती है, और उसके बाद ये जो कोसी नदी है वहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से कुछ का क्रम रहा है। आगे हम बात करें जो बाढ़ के पानी का रास्ता, आप इस पर देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी जो रास्ता है, लेह नदी यहाँ पर है और इसी पर बाढ़ आया हुआ, तो आगे जाकर के त्रिशूल नदी और उसके बाद ये गंडक नदी में जाकर के मिलती है, जिससे भारत के जो बिहार राज्य है वहाँ पर उसके कई जिलों को मतलब कि अलर्ट पे रखा गया है, और वहाँ पर पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि ये जो मतलब कि पहाड़ टूटकर कैसे गिरा और ग्लेशियर कैसे टूटा, बाढ़ कैसे आया, इसके बारे में शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कोई नदी यहाँ से निकल कर आती है, जैसे कि नदी जो लहंदी नदी है वो यहाँ से निकल कर के आती है, और बीच रास्ते में पहाड़ के बर्फ़ जो हैं ग्लेशियर हैं टूट जाते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर नदी में गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे नदी में गिरता है तो उसके बहाव को रोक देता है, नदी के बहाव को, और एक मलबे से नदी का बहाव रुक जाता है, और इससे क्या है कि एक झील बन जाती है, एक नेचुरल झील बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये झील का पानी, क्योंकि ऊपर से लगातार पानी आता रहता है आवाजाही, और जो बहाव है नदी का वो रुक जाता है, तो लगातार इस झील में पानी आती रहती है, पानी आती रहती जमा होता रहता है, जिसके बाद से जो झील है इसका जलस्तर लगातार बढ़ने लगता है। जब दबाव होते हैं तटबंध टूटते हैं, दबाव टूटने के बाद जो तटबंध है, रुकावट है, जो मलबा गिरा रहता है वो हट जाता है, और उसके बाद पानी अचानक टूट करके बहने लगती है। झील के टूटने से बाढ़ आई है। जो लहंदे नदी में ये घटना घटी थी, नदी इस प्रकार के जो ग्लेशियर टूटा था लहंदे नदी में और झील बना था, उसके बाद ये भोटे काशी नदी, फिर त्रिशूल नदी में बाढ़ आई, और रसुआ जिले के जो तिमुरे स्याफूबेसी में ये तबाही मचाई है। साथियों इस प्रकार की घटना यानी कि पहले ग्लेशियर का टूटना, उसके बाद कृत्रिम झील का निर्माण होना और दबाव के बढ़ने से ये झील का भी टूटना एक प्रकार की बहुत बड़ी आपदा लाता है। और इस घटना को जो कहा जाता है ग्लेशियर लेक, यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो घटना होती है इसको ग्लेशियर लेक कहा जाता है। आउटबर्स्ट फ्लड या गोल्फ या ग्लेशियर की झील का फटना कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अचानक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लाखों करोड़ों क्यूबिक पानी जमा होता है वो बहुत तेज़ी रफ्तार से नीचे होकर मतलब बेकाबू होकर के बहता है, और उससे जो भी इसके सामने आता है उसको पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है। तो ये घटना घटती है जिसकी वजह से ये बाढ़ आया हुआ है। अब साथियों ये जो झील है अचानक कैसे फटते हैं, इसके बारे में बात करें तो इसके पीछे कई कारण हैं। तो सबसे बड़ी बात है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या है कि ग्लेशियर का तेज़ी से लगातार पिघलता है, क्योंकि टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता है। खबर निकल कर आ रही है कि लगभग जो पहाड़ी इलाके हैं उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग के चलते मैदानी इलाकों के मुकाबले जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर तापमान हर साल ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं और इससे नई झील बनती हैं, और पुरानी झीलें और जो होती हैं वो बड़ी होती जाती हैं। यानी कि लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से पहाड़ों में पानी का जमाव बढ़ता जाता है। एक मैगजीन जो रिपोर्ट, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, साइंस मैगजीन नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले करीब 70 सालों में हिमालय काराकोरम जो इलाका है वहाँ पर करीब 65% जो बर्फ़ जमी हुई है, मतलब जो 100% जमी है उसमें 65% बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, जिससे झीलों की संख्या और साइज दोनों बढ़ने लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरा है साथियों बर्फ़ या चट्टान का झील में गिरना। क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी भूस्खलन होता है या हिमस्खलन होता है, जिसकी वजह से जो पहाड़ होते हैं, चट्टानी मिट्टी होती है, उसका हिस्सा कई बार बर्फ़ का टुकड़ा सीधे झील में गिर जाता है, जिससे झील में एक बड़ी लहर उत्पन्न हो जाती है और झील का नेचुरल जो बहाव है, रुका है वो टूट जाता है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो नेचर मैगजीन की स्टडी के मुताबिक बात करें तो हिमालय और काराकोरम इलाके में अब तक दर्ज 388 से ज़्यादा गोल्फ मामलों में हिमस्खलन को सबसे अहम माना गया। यानी कि अभी तक जिस प्रकार से ग्लेशियर का टूटना रहा है उनमें बर्फ़ या चट्टानों का झील में गिरना जिसमें से काफ़ी अहम माना गया है। और दूसरी चीज़ है भारी बारिश से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। भारी बारिश जब होती है तो इन झीलों के जो पानी होता है, झीलों का जलस्तर होता है, लगातार बढ़ने लगता है, जिससे ये बाढ़ आती है। जो इससे पहले जो घटना देखने को मिली थी जुलाई 2025 में भोटे कोसी नदी में जो बाढ़ आई थी वो इसी की वजह से आई थी। भारी बारिश की वजह से वहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ गया था और इस भोटे कोसी नदी में बाढ़ आ गई थी और कई लोग भी उस समय मारे गए थे। तब ये आशंका जताई गई थी और चेतावनी जारी की गई थी कि इस भोटे कोसी नदी में कभी भी एक बहुत बड़े स्तर का जो बाढ़ है वो आ सकता है। हालांकि इसकी समय जो निर्धारित नहीं की गई थी और वो अब आपको देखने को मिल रहा है 2026 के अगस्त महीने में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस घटना के बारे में पहले ही वैज्ञानिकों के द्वारा, पहले ही संबंधित अधिकारियों के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी।
इसके अलावा भूकंप, पहाड़ी इलाकों में खनन, पेड़ों की कटाई और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अवैध तरीके से निर्माण भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कृत्रिम झील हैं इनकी बनावट को बिगाड़ देता है और झील का जो बंध है वो टूट सकता है। तो इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। अब साथियों जो इस पैटर्न है यानी कि झीलों का बनने का, कृत्रिम झीलों के निर्माण का, इसमें जिस प्रकार से जिसकी वजह से अभी नेपाल में बाढ़ आया है, ऐसे पैटर्न भारत में भी कई राज्यों में देखे जा रहे हैं। भारत के बारे में देखें तो IIT रोपड़ और सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक स्टडी साझा की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत के कई राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो, यहाँ पर कई ऐसे कृत्रिम झील बने हैं जहाँ पर भविष्य में आने वाले समय में इस प्रकार के बाढ़ों का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 1990 में सिर्फ 107 ग्लेशियर झीलें थी। जो पहाड़ के ऊपर झीलें बनती हैं, ग्लेशियर झीलें यानी बर्फ़ को पिघल करके जो झीलें बनी थी, तो 107 थी। लेकिन 2024 में लगातार टेम्परेचर की बढ़ने से यह संख्या बढ़ करके 669 हो गई है, यानी कि लगभग 525% की बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इतने झीलों का निर्माण हुआ है, जिनमें से 669 में से 88 झीलों पर नेपाल जैसी ग्लेशियर लेक यानी कि आउटबर्स्ट जो अभी हाल में हुआ है, गोल्फ जो हुआ है, इसका खतरा मंडरा रहा है। 9 झीलों को बेहद खतरनाक बताया गया है, 18 झीलों को ज़्यादा खतरनाक और 26 को मध्यम खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि सिर्फ ये हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों रिसर्च ने 2 झीलों पर खास मॉडलिंग की, जो ब्यास बेसिन की हिमुस झील है और सतलुज बेसिन की जो हिमुस झील है, इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। इनको काफ़ी खतरनाक बताया गया है और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक की भी आशंका जताई है कि अगर ब्यास झील का जो नेचुरल डैम है यदि टूट जाए तो 1385 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाढ़ आएगी, यानी कि हर सेकंड करीब 14 लाख लीटर पानी बहेगा। इससे हर सेकंड लगभग ओलंपिक साइज के 6 स्विमिंग पूल भरे जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कितना भीषण बाढ़ आ सकता है। इसी तरह सतलुज नदी के बारे में बात करें तो 3507 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पानी का सैलाब आएगा, यानी हर सेकंड करीब 35 लाख लीटर पानी बहेगा। इससे डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत और 588 इमारतों को खतरा है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा आशंका भारत के लिए भी जताई गई है कि इस प्रकार से भारत को भी हमेशा तैयार रहना होगा। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या इस प्रकार के जो आपदा है या ग्लेशियर जैसे जो टूटने की घटना, इससे क्या निपटा जा सकता है। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और नेशनल गोल्फ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के मुताबिक, मतलब उन्होंने रिसर्च किया उसके मुताबिक जो सैटेलाइट, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या होता है, जब इस प्रकार कृत्रिम झीलों का निर्माण होता है तो सैटेलाइट इमेज के माध्यम से, फील्ड सर्वे के माध्यम से और रिकॉर्डों से इन खतरनाक झीलों को पहचानने की जरूरत है। इनका पता लगाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से भारत में इसरो भी सैटेलाइट के माध्यम से इस प्रकार की जीव गतिविधियों के, भूमि पर जो गतिविधियाँ होती हैं उनका निगरानी रखती है, तो वहाँ पर इनका पता लगाया जाना चाहिए। और ख़तरनाक झीलों में रडार, सेंसर जैसी तकनीकों के जरिए पानी की लेवल और बांध की मजबूती में बदलाव का जल्दी पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की पता लगाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का मतलब इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कंट्रोल तरीके से जो कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, इन झील के निर्माणों को नाली बना करके, नहर बना करके पानी को कम किया सकता है, जिससे इन झीलों के अचानक टूटने का खतरा घट जाता है। और इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को भी कम करने की आवश्यकता है। तो मतलब जो मनुष्य चाहे या फिर हम सरकार चाहे तो इसके लिए कदम उठा करके, और जो अचानक ग्लेशियर टूटते हैं, गोल्फ जो होता है या फिर इसको लेकर के मतलब जो क्लाउड बर्स्ट होता है, आउटबर्स्ट फ्लड है, इससे रोका जा सकता है। हालांकि इसको ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी काफ़ी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बातें हुई, लेकिन कोई खास असर पड़ नहीं रहा है। तो कई ऐसे कदम जिनकी वजह से इस प्रकार के अचानक बाढ़ों को रोका जा सकता है। हालांकि साथ ही इसको लेकर के नेपाल में जो इस प्रकार की घटना आई है, इसको लेकर के राहत और बचाव कार्य जारी हैं। भारत की तरफ से भी राहत कार्य के लिए कदम उठाए गए हैं, ज़रूरी दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, ज़रूरी सामान जो है भेजे जा रहे हैं, 10 टन मानवीय सहायता भेजी गई हैं। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना का जो C-130J विमान है, राहत सामग्री लेकर के काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। तो मतलब भारत तरफ से भी NDRF के जवान तैनात किए गए हैं और लगातार बचाव जारी है। इसमें जो अस्थायी चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट है, कंबल है, हाइजीन किट है, सोलर लैंप हैं और भी जो जरूरी दवाइयाँ हैं वो वितरित की जा रही है। जयशंकर ने, भारत के जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि राहत अभियान के लिए भारत की ओर से हर संभव मदद किया जाएगा। तो इस प्रकार से कदम उठाया गया है और लगातार बचाव कार्य जारी है। अभी जो अपडेट आ रही है जिसमें कई लोग मारे गए हैं, इनके बढ़ने जो लोग और भी ज़्यादा इनकी हताहतों की संख्या आ सकती है, क्योंकि अभी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अभी इसको लेकर कोई खबर आएगी तो ज़रूर हम बात करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में, इस जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर हमें लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।